स्क्रू की तरफ घूमेगा, मान लीजिए ये वाला गियर यहाँ पे आया तो ये नेक्स्ट फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, वो अपने स्थान पर ही है, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा। तो यानी कि ये जब घूमेगा तो इसे भी घुमाता रहेगा, ठीक है। तो चूड़ी की तरह जो गियर होते हैं उन्हें कहते हैं बार गियर्स। और ये हमारे कुट्टी काटने की मशीन में आपने देखा होगा, जब आप उसको घुमाते हैं कुट्टी काटने की मशीन को, तो इसी तरीके का एक गियर होता है, वो एक गियर को दूसरा गियर धकेलता रहता है आगे के लिए। तो उसी में अंदर जो उसमें बेलन लगे होते हैं वो चलते रहते हैं और चारा हमारा जो है आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया बार गियर्स। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड और महंगे गियर्स जो होते हैं उनकी अब बात करने जा रहे हैं। हेलिकल गियर सबसे महंगे गियर होते हैं और सबसे कम आवाज करने वाले गियर होते हैं। सबसे महंगे और सबसे कम आवाज करने वाले गियर होते हैं हेलिकल गियर, और इनमें स्पेस बहुत कम होता है। ये देखिए, है ना, ये देखिए सबसे महंगे गियर हैं। इनमें जो गियर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसकी विशेषता ये है कि सबसे कम आवाज करते हैं, सबसे कम आवाज करते हैं, आवाज करने वाले गियर, और सबसे महंगे गियर, है ना। सबसे महंगे गियर, सबसे कम आवाज करने वाले गियर और सबसे महंगे गियर जो होते हैं वो कौन से गियर होते हैं? हेलिकल गियर होते हैं, ठीक है। सबसे कम आवाज करने वाले और सबसे महंगे गियर जो हैं वो हेलिकल गियर हैं। जितनी भी महंगी मशीनें बनी होती हैं उन मशीनों में इसी गियर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें जो है इस्पात ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे महंगे गियर है ये, ठीक है। और इसमें आवाज भी बहुत कम होती है, जैसे महंगी गाड़ियां होती हैं जिसमें आवाज कम है ना। और अगर कोई इंजन ले आएंगे आप, है ना, इंजन ले आएंगे तो बहुत आवाज करेगा, ठीक है। और महंगी गाड़ियां लाएंगे तो कम आवाज होगी। तो उसका कारण यही है कि उसमें अच्छी क्वालिटी के गियर्स जो है प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई गियर्स की। अब दो सूत्र हम आपको लिखा रहे हैं, बी बेल्ट पट्टे की जो है लंबाई ज्ञात करने का सूत्र और सपाट पट्टे की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। तो बी बेल्ट पट्टे की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है बी बेल्ट पट्टे की लंबाई। देखिए बी बेल्ट पट्टे का मतलब होता है, जैसे आपने इंजनों में लगी होगी या थ्रेसर में लगी हुई बी बेल्ट देखी होगी, जो आगे थ्रेसर की पुली होती है उसमें बेल्ट लगी होती है जिसको हम कहते हैं बी बेल्ट। तो लंबाई जो बल्टू विद्यार्थियों होता है 2c प्लस 1.57 d प्लस d माइनस डी स्क्वायर बाई 4c, है ना। ये होता है आपका बी बेल्ट पट्टे की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। L बराबर होती है आपकी लंबाई, C बराबर होता है घिरनी के केंद्र की दूरी, घिरनियों के केंद्र के बीच की दूरी, कैपिटल D बड़ी घिरनी का व्यास सेंटीमीटर में, स्मॉल d छोटी घिरनी का व्यास सेंटीमीटर में। ये होता है आपका बी बेल्ट पट्टे की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, है ना। अब देखिए बी बेल्ट पट्टे, जैसे हमें तो घिरनियों के विषय में भी पता है, हमें कोई पट्टा, जैसे देखिए इसका यूज कैसे हम करेंगे। देखिए कोई बी बेल्ट है पट्टा, है ना। बी बेल्ट देखिए होता कैसा है, हम दिखा देते हैं, तो मैंने तो कंफ्यूज दे रहोगे कि बी बेल्ट ही नहीं पता होगी कुछ लोगों को, देखे जरूर होगे। ये देखिए ये जो बेल्ट होती है ये वाली, देखिए अब तो देख लिया होगा बहुत सारे लोगों ने। ये देखिए दो घिरनियों पर लगी हुई है बेल्ट, ये देखिए ये बेल्ट है, ये बी बेल्ट है ना। बी आकार की होती है, देखिए ऐसी होती है। अगर इसको हम निकाल देंगे इससे बाहर तो इसका आकार ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो ये बी बेल्ट है। अगर हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है कि ये कितनी लंबी है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मीटर लाएंगे नाप लेंगे, तो वो तो खैर नाप सकते हैं, लेकिन इसकी लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो ये घिरनी है और ये घिरनी है, इस घिरनी और इस घिरनी के केंद्र के बीच की दूरी नाप लेंगे, बड़ी घिरनी का व्यास नाप लेंगे, छोटी घिरनी का व्यास नाप लेंगे और फार्मूला रख देंगे 2c प्लस L बराबर लंबाई बराबर इसकी ज्ञात करनी है 1.5c d प्लस d इंटू d माइनस डी स्क्वायर बाई 4c। बस आगे आपका कुछ करना नहीं, लंबाई इससे ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। इस बेल्ट की लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो यहाँ से यहाँ की दूरी, छोटी घिरनी का व्यास, बड़ी घिरनी का व्यास, दोनों ले लीजिए, आप सूत्र में फिट कर दीजिए, आपका आंसर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो
चलिए एक और फार्मूला देख लीजिए, सपाट पट्टे की लंबाई याद करने का सूत्र। सपाट पट्टे, अभी तो बी बेल्ट की हो गई, सपाट पट्टे की लंबाई याद करने का सूत्र। सपाट पट्टे की देखिए, सपाट पट्टे की लंबाई हो जाएगी आपकी d प्लस जी बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 2c। ये हो गई आपकी सपाट पट्टे की लंबाई याद करने का फार्मूला। देखिए इसमें यह हो गया लंबाई, पट्टे की लंबाई, कैपिटल डी बराबर बड़ी गिरनी का व्यास, बड़ी गिरनी का व्यास सेंटीमीटर में, स्मॉल डी का मतलब हो गया छोटी गिरनी का व्यास, सेंटीमीटर में, है ना, और सी बराबर हो गया दोनों गिरनियों के बीच की दूरी। दोनों गिरनियों के बीच की दूरी। तो ये हो गया सपाट पट्टे की लंबाई याद करने का फार्मूला। ठीक है, L इक्वल टू डी प्लस डी बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 2c। ठीक है, तो इसमें सब हमने वैल्यू बता दिए कौन क्या है। अगर ये इस तरीके का सवाल आता है तो उसको आप जो है पुट करिएगा, आपकी वैल्यू जो है निकल आएगी। सपाट पट्टे की लंबाई कितनी होगी, बी बेल्ट की लंबाई कितनी होगी। और इससे पहले हमने जो है गियर्स बताया, और इससे पहले जो है जुताई वाला पार्ट कंप्लीट कराया। अब केवल आपकी जो है कुट्टी काटने की मशीन और बैल कोहलू, दो चीजें बची हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स का सिलेबस जो है एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग और एग्रोनॉमी का कंप्लीट। एक दिन हम उसके बाद जो है एक दिन जनरल हार्टिकल्चर की क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी बायो क्लास चलेगी। ठीक है,
चलो भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे 2 टॉपिक आपके सामने लिखे गए, देख लीजिए जरा। ठीक है भाई, तो देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है कि आपका आज काकरोच के साथ साथ आपको थोड़ा सा एनिलिडा के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक टॉपिक आपको पढ़ा पाएंगे। टाइम कम है और मसाला बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो टाइम कम, मसाला ज़्यादा, तो थोड़ा सा हम आपको क्या करेंगे, मिर्ची मसाला देंगे, मिक्स वाला, ताकि खाने में बढ़िया लगे और स्वाद भी बढ़िया है। तो देखो, आज यहाँ पे हम लोग पूरा काकरोच और उसके साथ साथ क्या करेंगे, एनिलिडा के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब आज हम लोग इन दोनों को पूरा फिनिश करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3.5 घंटा लगे। इसके बाद जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम पहले आपको बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़ के आइएगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर मैं ये करा रहा हूँ, वरना मैं करा चुका हूँ पहले भी। कल की क्लास में हम लोग बच्चों को करेंगे प्लेटियर मेथड और एसके मेथड। नोट कर लीजिए, कल की जो क्लास होगी उसमें हम प्लेटियर मेथड और एसके मेथड के क्वेश्चन कराएंगे, और आज हम पूरा एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को बिल्कुल खत्म करेंगे। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलो भाई, यहाँ पे देखो, आज का जो टॉपिक, यहाँ पे आपको ऑप्शन की भरमार मिलेगी। हो सकता है किसी में 5 हो, किसी में 6 हो, किसी में 7 हो, बट आंसर बिल्कुल जबरदस्त होगा, मजा आ जाएगा आपको। चलो भाई, बताओ जरा। लिखा है, किसके रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है? बढ़िया सवाल है, 2 कौड़ी का सवाल है, आसान सा है। लिखा है, किसके रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व रहता है, घुला हुआ रहता है। मतलब बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आपको एनिलिडा लिखूं और आपको पता है कि जो एनिलिडा होता है बच्चों, उसमें कौन आता है, अर्थवम आता है, केचुआ आता है। केचुआ के अंदर बच्चों जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, यह इसके प्लाज्मा में बच्चों क्या होता है, डिजॉल्व, मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं घुला रहता है, डिजॉल्व या घुला रहता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है भैया, डिजॉल्व रहता है। दूसरी बात, इसमें बच्चों कभी भी आरबीसी नहीं पाई जाती। बात बहुत बड़ी बता रहा हूँ, इसमें कभी भी आरबीसी नहीं पाई जाती है। मतलब कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो आरबीसी होती है वो किसमें पाई जाती है, तो बच्चों याद करो, जो आरबीसी होती है वो सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है वर्टिब्रेटा का। या हम सीधे बोलते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उसकी बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बाकी किसी भी इनवर्टिब्रेट या लोअर कॉर्डेट्स या लोअर इनवर्टिब्रेट्स में किसी के अंदर कभी आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बात आप समझ चलिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आपका आंसर, अर्थवम हो जाएगा। इसको हम लोग केचुआ बोलते हैं, और अर्थवम को क्या बोलते हैं, फेरेटिमा पोस्टुमा के नाम से जानते हैं। फेरेटिमा पोस्टुमा, इसकी बॉडी के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं बच्चों, 100 से लेकर के 120 बॉडी सेगमेंट होता है, खंड पाए जाते हैं। ठीक भाई, तो यहाँ से आंसर आपका हो गया, अर्थवम फेरेटिमा पोस्टुमा के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के ऊपर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था करण नारायण बहल, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मेमोयर करके, कुछ ऐसी बुक थी, जिन्होंने इसके ऊपर अपना पूरा रिसर्च किया था और इसके बारे में पूरी एक बुक लिखी थी। ठीक है, उनका नाम था करण नारायण बहल, या शॉर्ट में बोलते हैं KN बहल। यहाँ से मैंने 3-4 चीज आपको बता दिया, आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। थोड़ा सा तेजी से कराएंगे, थोड़ा सा देखते रहिए भाई, थोड़ा तेजी से कराएंगे। चलो भाई, बाद में आप लोग वीडियो देखते रहिएगा रुक करके। चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखा भाई, यहाँ पे केचुआ किसकी सहायता से गमन करता है? यहाँ पे बोला गया कि लोकोमोशन के बारे में। यहाँ पे जो केचुआ होता है वो लोकोमोशन करता है, किसके बिहार पर, किसके दम पर वो लोकोमोशन करता है, जरा बताइए जरा, किसके बिहार पर? केवल सीटी बिल्कुल गलत है, पार्श्वपात बिल्कुल गलत है, केवल पेशियां बिल्कुल गलत है। बच्चों यहाँ पे 3 लिखा है, सीटी, SETAE, इसका आकार भी कैसा होता है, यस के आकार का। मसल्स मांसपेशियां, उसके बाद सबसे द्रव्य स्थितिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब ये किसकी बेस होता है बच्चों, इसकी बॉडी के अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरे होते हैं, इसकी बॉडी के अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरे होते हैं, जो इसको गमन करने में क्या करता है, मदद करवाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, सीटी, पेशियां और द्रव्य स्थैतिक प्रेशर। द्रव्य स्थैतिक प्रेशर बोला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, केवल सीटी आप आंसर लगा के चले आएंगे, और जब लगा के चले आएंगे, जब बताएंगे सर देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आपने बताया केवल सीटी, और जब मैं चौथा ऑप्शन देखूंगा, बेटा चौथा वाला भी दिया है, तुरंत सर पे आकर बैठ जाएंगे, अरे सर जी तो हमने देखा नहीं। बच्चों बड़ी बात बता रहा हूँ, जब तक आप चारों ऑप्शन को देख ना लीजिए तब तक आंसर कभी मत लगाइएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, हो गया। चलो अगला सवाल देखते क्या नेक्स्ट। अगला सवाल देखो, यहाँ पे पूरा भरमार है, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन लिखा है यहाँ पे। ठीक है भाई, केचुए में आंत्रबलन या टिफ्लोसोल, देखो भाई जबरदस्त सवाल है। टिफ्लोसोल क्या नाम होगा, टिफ्लोसोल, या इसी को भैया क्या बोलेंगे, आंत्रबलन। आंत्रबलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आंत का पार्ट होता है, ये आंत का भाग होता है। टिफ्लोसोल या आंत्रबलन, ये पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, आंत का पार्ट होता है। उसका काम क्या होता है, हमें कौन बताएगा, पता भाई क्या काम होता है इसका, या ये किसका भाग है, कहाँ पाया जाता है, बताओ भाई। तो मैंने आंसर बता दिया, क्या भैया किसका पार्ट है, आंत। आंसर आप क्या करेगा भैया, तीसरा ऑप्शन, आंत का। इसका काम होता था, जो खाना खाता था केचुआ, उसके जहां पे जाता था उसके सरफेस एरिया को बढ़ाता था, उसके अवशोषण ने सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। तो आप आंसर सी हो गया, आंसर सी हो गया। ठीक भाई, चला बड़ा सवाल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यह केचुआ के क्लाइटेलम में होता है। केचुआ क्लाइटेलम कौन से खंड पे पाया जाता है, इसको मौर्य से बहुत बार बताते हैं, क्लाइटेलम किस खंड पे होता है, क्लाइटेलम किस खंड पे होता है। तो याद करो भैया, क्लाइटेलम किस पे होता है, जल्दी से याद करो से बच्चे, क्लाइटेलम किस पे होता है भाई। क्लाइटेलम आपका भैया किस पे होगा, 14 15 16 पर होता है। 14 15 16 पर क्लाइटेलम पाया जाता था। और बच्चों क्लाइटेलम में क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है, कोकून का फॉर्मेशन होता है। जबरदस्त सवाल है, याद करिए सभी बच्चों को, याद करो क्लाइटेलम क्लाइटेलम क्लाइटेलम। चलो भाई, आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया।
14, 15, 16। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। जो चीज आपको आती है उसको आप नोट ना करिए, जो नहीं आता उसको नोट कर लीजिएगा। चलो लिखा केचुआ के किन खंडों में ग्रसनी पाई जाती है। ग्रसनी मतलब होता है क्या, फायरिंग्स। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फायरिंग्स बोला जाता है। फायरिंग्स याद करो भैया, फायरिंग्स ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी कहाँ पाई थी भैया, तो याद करके जाओ सारे क्या बोलते हैं खंड याद करके जाओ, 4, 5, 6 फायरिंग्स ऐसे तो फा से फायरिंग्स, फा से 4, 5, 6 फायरिंग्स 4, 5, 6 ग्रसनी 4, 5, 6 ग्रसनी 4, 5, 6। एक बार सारे बच्चे बिल्कुल घर पे जहाँ बैठे बिल्कुल बोल बताए भाई क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, बोलो भाई जल्दी बोलो जरा क्या होगा। सब लोग बोले भाई घर पे बैठे बैठे बोलो भाई ग्रसनी क्या होता है, जल्दी सब लोग बोलो घर पे बैठे बैठे भाई, बोलोगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होने वाला। बोलो भाई 4, 5 बार ग्रसनी ग्रसनी 4, 5, 6। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। देखो जो केचुए में आत्मबलन या पिट्रोसोल का कार्य क्या होता है, मैंने बताया अवशोषण तल को बढ़ाने का काम करता था, एब्जॉर्प्शन या सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता था। एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, यह आंत का भाग होता है। याद करो भाई केचुआ में पाया जाता है, कभी काकरोच में नहीं पाया जाता। गलती से काकरोच मत लगा देना, जो बच्चे तुक्काबाज होंगे पहले काकरोच लगाएंगे। भैया तुक्केबाजी नहीं चलेगी और आपको रैंक लानी है। सिलेक्शन सबका होता है, जो 3000 वाला तो वो भी बैठा होता है चौथी काउंसिल तक, मिलेगा आपको दूध वाला डेयरी वाला। तो भैया जिसको रैंक मारनी हो 50 के अंदर आए, अपना पहले सीट पिच करके जाए और बिल्कुल मौज काटे। बाकी सिलेक्शन तो 3000 वाले का भी होगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। चलो अगला सवाल, केचुए में गमन के समय कंकाल जैसा कार्य कौन करता भाई, कौन करेगा। तो मैंने बताया था सीलोमिक फ्लूइड, देह हुई तरल, इसको बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड बोला जाता है। सीलोमिक फ्लूइड बोला जाता है भैया, देह हुई तरल। जबरदस्त सवाल है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में डरते हैं, तो मैं इंग्लिश यहाँ लिख देता हूँ। हिंदी आपके सामने, देह हुई तरल। ठीक है भाई, कौन सा आपका बी हो गया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो भाई अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है। भैया केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है, कौन बताएगा। भैया केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है बच्चों, स्किन के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा होगा भाई। किसके द्वारा होगा, केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होगा, त्वचा में। केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। चलो अगला सवाल, देखा भाई केचुआ के रुधिर की लाल रंगा ब्लड पिगमेंट इसको बोलते हैं, लाल रंगा। केचुए के रुधिर की लाल रंगा किसकी वजह से होता है भैया, ठीक है, लाल रंगा किसकी वजह से होता है तो बच्चों, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बिल्कुल उसके प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा हीमोसाइन मोलस्का पाया जाता है, तो सबको पता है, ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है भाई, आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है भाई, आयरन। आयरन कौन सा तत्व पाया जाता है भाई, कौन सा तत्व पाया जाता है भाई, आयरन। चलिए अगला सवाल क्या लिखा भाई, लिखा केचुए का उत्सर्जी अंग क्या है। श्वसन अंग तो त्वचा हो गया, लेकिन उत्सर्जी अंग बच्चों क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है उत्सर्जी भैया, क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा इसका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा भैया बताओ भाई। हमने बताया था नेफ्रीडिया, क्या होगा भाई, नेफ्रीडिया होता भैया, नेफ्रीडिया। उसे क्या बोलेंगे भैया, उत्सर्जिकाएं, क्या बोलेंगे, उत्सर्जिकाएं, नेफ्रीडिया बोला जाता है। केचुए का उत्सर्जी अंग उत्सर्जिकाएं या नेफ्रीडिया बोला जाता है, याद करके जाओ भाई, नेफ्रीडिया। चलो भाई अगला सवाल, देखा किसमें लाल रुझान नहीं होते फिर भी रुधिर लाल होता है, कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बनेगा करोड़पति, बताओ भाई कौन सा होगा आंसर इसका, क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, हमने बताया था कि केचुए में हीमोग्लोबिन तो होता है लेकिन लाल रुधिराणु आरबीसी नहीं होते भाई, याद कर लो। केचुए में या मैंने बोला कि जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं लाल रुधिराणु नहीं होंगे, आरबीसी नहीं होगी, लेकिन हीमोग्लोबिन होता भी है, रुधिर लाल होता भी है। किसमें, केचुआ में ऐसा होता है, केवल केचुआ में ऐसा होता है भाई। यहाँ हाइड्रा लिखा है, हाइड्रा होगा, ठीक है भाई, देख ले भाई यहाँ लिखा हाइड्र, ये हाइड्रा होगा आपका। खरगोश बाकी से खरगोश से खटमल बिल्कुल पता है आपको, तो आपको केवल आंसर याद करना है, कौन सा भाई, सी वाला। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखा केचुए में शुक्राणुओं का संचयन कहाँ होता है, केचुए में शुक्राणुओं का संचयन कहाँ होता है, बताओ भाई। केचुए में शुक्राणुओं का संचयन कहाँ होगा, कोई बताएगा हमें, कोई बताएगा भाई, जल्दी बताओ कहाँ होता है भाई। भैया कहाँ होता है, शुक्रग्राहिका में, स्पर्मेथिका में, कहाँ होगा भाई, शुक्रग्राहिकाओं में शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, शुक्रग्राहिका में शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे शुक्राशय लगा देंगे, मत लगा देना, शुक्रग्राहिका लगाना। चलिए अगला सवाल, भैया केचुए के खंड जिनमें सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथि भैया क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड, क्या बोलेंगे, एसेसरी ग्लैंड बोला जाता है, एसेसरी
ग्लैंड बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो तब ये किस पे होगा? खंड 17 और 19 पे। खंड 17 और 19 पे, एक जोड़ी 17 पे, एक जोड़ी 19 पर। तो 17 और 19 पर सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। 17 और 19 पर सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है? अगला सवाल देखा, केचुए के किस खंड पर नर जनन छिद्र होता है? केचुए के किस खंड पर नर जनन छिद्र होता है भाई? एक मिनट बस करेक्शन हो जा रहा है। यहाँ पे होगा केचुए के किस खंड पर माउस के बारे में पूछा गया, मुख के बारे में। ये सही हो जाएगा, क्या है इसमें? ठीक भाई, तो केचुए के किस खंड पर अब जाए क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सही हुआ है। अब क्वेश्चन सही हो गया भाई, ठीक है। किस खंड में केचुए का मुख स्थित होता है? अब ये सवाल बिल्कुल करेक्ट हो गया कि केचुए के किस खंड में जहां पर स्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिस्टोमियम बोलते हैं। याद करके जाओ भाई, क्या बोलेंगे? पेरिस्टोमियम बोला जाता है। क्या बोलेंगे भाई? पेरिस्टोमियम बोलेंगे। तो जहां पर मुख होता है, जहां पर मुख स्थित होता है उसे भाई क्या बोलेंगे? पेरिस्टोमियम। ठीक भाई, क्या बोलेंगे? पेरिस्टोमियम। अब आंसर जाके सही आया। चलो भाई अगला सवाल देखो, जो केचुए की क्रोमोफिल कोशिकाएं, याद करो भाई, जो क्रोमोफिन सेल होती है, क्रोमोफिन, ये सब मैंने आपको बताया है। क्रोमोफिन सेल ये केवल केचुआ में पाई जाती है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि जो क्रोमोफिन सेल है वो किसमें पाई जाती है? तो बच्चों एनिलिडा के अर्थवर्म में, केचुआ में पाई जाती है क्रोमोफिन सेल। अर्थवर्म केचुआ में। यहाँ पूछा इसका काम क्या होता है बच्चों? तो बच्चों लार के श्रावण में मदद करती है। वैसे भी सावन चालू हो गया आज के दिन से, आपको पता ही है। बहुत सारे बच्चे आज व्रत भी रहे होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग फास्ट भी रहते हैं। तो लार यहाँ तो भाई लाल लिखा है, यहाँ भी लार होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा? लार होगा भाई, लार का श्रावण, ठीक है। तो लाल का श्रावण नहीं करेगा भाई, ये लार का श्रावण करता है। जो सलाइवा होता है उसका श्रावण करता है, ठीक भैया। ठीक भाई, यहाँ लाल का श्रावण करेगा, लाल का नहीं। हो जाती है थोड़ी थोड़ी गलतियां जिंदगी में सभी से। तो लाल का श्रावण करता है, सिक्रीशन करता है भाई। अब जाके सही हुआ, आंसर आपका सी हो जाएगा। लाल का श्रावण करता है, ठीक भैया। याद करो भाई, क्रोमोफिन कोशिकाएं केवल केचुआ में, और ये लार का श्रावण करती है। लार का श्रावण करती है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को कराने में मदद करता है भाई। चलो भाई अगला सवाल। इस सवाल का जवाब जो देगा वो बिल्कुल यूपी कैडेट टॉप करके आएगा। देखा, किसके जीवन चक्र में लार्वा प्रवस्था और कायांतरण नहीं होता है? किसके? यहाँ लिखा है भाई, किसमें लार्वा नहीं बनेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ भाई, किसमें होगा? किसके जीवन में लार्वा प्रवस्था और कायांतरण नहीं होता? बच्चों याद करो भाई, हाइड्रा में लार्वा नहीं होता, केचुआ में लार्वा नहीं होता। ठीक है। सवाल ये पूछे कि क्या एनिलिडा में लार्वा होगा, तो आंसर होगा यस। ठीक है। क्वेश्चन पूछे क्या केचुआ में लार्वा होगा, तो आंसर होगा नो, क्योंकि प्रोकोफोर लार्वा नेरिस का होता है। नेरिस इसमें आता है, एनिलिडा में आता है। लेकिन केचुए के अंदर कोई लार्वा नहीं होता, कोई कायांतरण नहीं होता। समझ भाई बच्चों, आंसर इसका तो हो जाएगा केचुआ। पेरिटीमा, इसको भैया क्या लिख देंगे? केचुआ, केचुआ, केचुआ। ठीक भाई, इतनी बात आती है। अब यहाँ एस्कैरिस, भैया एस्कैरिस का लार्वा क्या होता है? रैबिटी फार्म लार्वा, याद है? एस्कैरिस का लार्वा रैबिटी फार्म लार्वा होता है, बिल्कुल। मेढक का लार्वा टैडपोल, टेनिया सोलियम भैया 3 लार्वा, सिस्टी सर्कस, हेक्साकैंथ, ओंकोस्फेयर। उसके बाद ल्यूकोस्टोनिया भैया, इसका भी लार्वा खूब हमने बताया था। इसके बाद घरेलू मक्खी, इसकी तो पूरी दुनिया जानती है। तो भैया केवल पेरिटीमा में लार्वा और कायांतरण नहीं होगा, आंसर पहला हो जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट भाई समझ के याद करके जाइए, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि वक्त बिल्कुल जाया नहीं जाना चाहिए। आपका टाइम बिल्कुल आपका बढ़ता चला जाए, एग्जाम बिल्कुल पास आ रहा है, आपके सिलेक्शन की घड़ी बिल्कुल पास आ रही है। तो चीजों को बिल्कुल यूनिक बनाइए, सिलेक्शन पाइए, रैंक पाइए। चलो भाई अगला सवाल, इसमें भी बिल्कुल जबरदस्त भाई। केची में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या होता है भैया? जल्दी बता दो।
मैथुन, उत्सर्जन, लैंगिक द्विरूपता, कोकून निर्माण, गमन, सब लिखा है यहाँ पे। बच्चों क्या होगा भैया? कोकून निर्माण होता है। कोकून निर्माण क्या होगा भैया? कोकून फॉर्मेशन, कोकून बनाता है भाई। आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कोई यस भी लिखा है, ये भी हो जाएगा, मतलब दोनों ऑप्शन वही है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल। ठीक है भाई, केंचुए मादा जनन क्षेत्र किस खंड पर पाया जाता है? कौन बताएगा भाई? तो मादा वाला पाया जाता है 18वें पे और नर वाला पाया जाता है, यहाँ पर होता है भैया नर, यहाँ पर होता है मादा। याद कर लो, नर होगा 18 पे, मादा होगा 14 पे। ठीक भाई, आसान सा है। अगला सवाल देखा, रेटिना के केवल 7वें और 9वें खंड में क्या पाया जाता है? 7 और 9 पर। जबरदस्त सवाल भाई। 7वें और 9वें पर हमने बताया था 7, 9, 12, 13 पार्श्वीय हृदय पाया जाता था, याद है? यहाँ पे क्या भैया? पार्श्व हृदय होता है, लैटरल हार्ट। इसको क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे लैटरल हार्ट। क्या बोलेंगे? लैटरल हार्ट बोला जाता है 7वें और 9वें पर। अगर बोलते लैटरल ओइसोफेजियल तो 7, 9, 12, 13 हो जाएगा। 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। टोटल 8 होते हैं हृदय, 4 जोड़ी होता है। ये केचुआ पढ़ रहे हैं हम लोग। काकरोच में 1 हृदय होता है, लेकिन उसमें चैम्बर कितने होते हैं? 13। केचुआ में क्या होता है भैया? केचुआ में 7 पर 1 जोड़ी, 9 पर 1 जोड़ी, 12 पर 1 जोड़ी और 13 पर। 7, 9, 12, 13 कुल मिला के 8 होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। आंसर याद करो भाई, पार्श्व हृदय, लैटरल हार्ट। चलो अगला सवाल। भैया केचुआ होता है मुख्यतः कैसा भैया? ये क्या निकालता है? NH2CO NH2। क्या निकालेगा? NH2CO NH2। इसे क्या बोलेंगे भैया? बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्मूला क्या बताएंगे? अमोनिया। इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या भैया? यूरिया। भैया क्या होगा? यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक। हाँ, अगर क्वेश्चन ये है कि बरसात के सीजन में केचुआ कैसा होता है, तब हो जाएगा भाई अमोनोटेलिक। बरसाती सीजन में ये अमोनोटेलिक होता है। ठीक है, अगर जनरली पूछे केचुआ कैसा होता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? यूरियोटेलिक। यूरिया निकालता भाई, यूरिया। चलो अगला सवाल। देखो बच्चों, केचुए का हृदय परिवहन तंत्र किस प्रकार का होता है बच्चों? पूरी दुनिया जानती है किस प्रकार का होता है? क्लोज्ड टाइप का होता है, क्लोज प्रकार का, बंद प्रकार का। कैसा होगा भाई? बंद प्रकार का। सबको रटा रटाया बिल्कुल, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। अगला सवाल, केचुए पर शोध पुस्तक लेखक किसने लिखा था भाई? हमने बताया KN बहल ने। किसने लिखा भैया? KN बहल। KN बहल। आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, करम नारायण बहल। चलो भाई अगला सवाल। देखा भाई, केचुए के किन खंडों में सीटी नहीं होती? सीटी यस ई, ये सीटी नहीं लिखा है, सीटी लिखा भाई, सीटी नहीं होती। ठीक है, क्या लिखा? सीटी नहीं होती। याद करो भाई, सीटी नहीं पाई जाती। बताओ भाई किसमें? हमने बताया था फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम। पहले में, अंतिम में और 14, यहाँ 15 और 16, 14 से 16। तो पहला, अंतिम और 14, 15, 16 पे कभी भी सीटी नहीं पाई जाती। सीटी नहीं पाई जाती, याद करो भाई। तो सीटी डी वाले का आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों अगला सवाल। देखा है, केचुए पार्श्व हृदय संख्या कितनी होती है? लैटरल हार्ट पूछा क्या भैया? लैटरल हार्ट की संख्या कितनी होती है भैया? मैंने बताया टोटल कितने पेयर होते हैं बच्चों? 4 पेयर। कितना होगा भैया? 4 पेयर। टोटल कितना हो जाएगा? 8। आंसर कितना हो जाएगा? चलो अगला सवाल। देखा, क्लोरागोगन कोशिकाएं कहां पाई जाती है? जल्दी बताओ भाई। क्लोरागोगन सेल, क्लोरागोगन सेल कहां पाई जाती है भाई? बताओ। केचुआ में, केचुआ के सिलोमिक इपिथेलियम में होता था और इसका काम क्या होता है? पोषण करने में मदद करता था, पोषण में, पाचन में, पोषण में या पाचन में मदद करता है। ये क्लोरागोगन सेल केचुआ की सिलोमिक इपिथेलियम में पाया जाता है। ये कभी काकरोच में नहीं पाया जाता, केवल अर्थोन एरिडा में पाया जाता है भाई। चलो भाई अगला सवाल। देखा, केचुए में जोड़ीदार हृदय किन खंडों पर होता भैया? तो 7, 9, 12, 13। 7, 9, 12, 13। केचुए में जोड़ीदार हृदय किन खंडों में होगा भैया? 7, 9, 12, 13। चलो अगला सवाल। देखा भाई, केचुए वृषण किन खंडों पर होते हैं? वृषण मतलब होता है टेस्टिस। किस खंड पर होंगे? किस खंड पर होंगे? 10, 11 पर। किस होंगे भाई? 10, 11। केचुए में टेस्टिस किस नंबर पर होगा भाई? 10, 11। बिल्कुल बनाकर बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, याद कर डालो। 10, 11 पर होता है। चलो अगला सवाल। देखा भाई, केचुए में खंड संख्या 7, 9, 12, 13 पर उपस्थित होते हैं कौन? तो पार्श्वीय हृदय होते हैं, पार्श्व हृदय होते हैं। 7, 9, 12, 13 पर कौन से हृदय होता है? पार्श्व हृदय, लैटरल हार्ट पाया जाता है। 7, 9, 12, 13 पर लैटरल हार्ट, लैटरल ओएसोफेजियल हार्ट पाया जाता है। चलो इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा? केचुए में शुक्रग्राही का स्पर्मैटिक छिद्र किन किन अंतराखंडी खांचों में होते हैं? किसमें होगा भाई? तुम्हारी बताया भैया 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। कक्षा 2 का सवाल है ये, कक्षा 2 का, क्योंकि गिनती आपको याद करनी है, केवल गिनती 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। कितना आसान। चलो भाई, तो पहला आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलो भाई अगला सवाल। देखा बच्चों, केचुए में क्लोरागोगन कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? कौन बताएगा भाई? इसका कार्य बच्चों क्या होता है? पोषण, न्यूट्रिशन का होता है भाई, न्यूट्रिशन का होता है। केचुए में क्लोरागोगन कोशिकाओं का कार्य भाई क्या होता है? पोषण करने का होता है।
पोषण। चलो भाई अगला सवाल लिखा है पैरीप्लेटा अमेरिकाना किस संघ का सदस्य भाई? बताओ। बहुत सारे बच्चे बताएंगे मोलस्का का। कौन बता रहा भाई मोलस्का? मोलस्का किसका आंसर है जल्दी बताओ। मोलस्का किसका आंसर है जल्दी बताइए। बताओ भाई। तो पैरीप्लेटा किस संघ का भैया होगा? आर्थ्रोपोडा का होगा। ठीक है, किसका होगा भाई? आर्थ्रोपोडा का होता है। चलो बढ़िया है, आर्थ्रोपोडा का होता है भाई पैरीप्लेटा अमेरिकाना। अच्छा ये बात और समझ लो भाई, इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भैया? 34। ये डिप्लॉयड होता है भैया, द्विगुणित होता है। 34 पाए जाते हैं पैरीप्लेटा अमेरिकाना में। और ब्लाटा ओरिएंटलिस में कितना होता है भैया? 48। ब्लाटा ओरिएंटलिस में 48, पैरीप्लेटा अमेरिकाना में 34। चलो भाई अगला सवाल आपके सामने है, किसमें पूर्ण कायांतरण होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बच्चों काकरोच में इनकम्प्लीट होती है, याद करो भैया। काकरोच में अपूर्ण कायांतरण होता है, पौरो मेटाबोलस टाइप का। और कंप्लीट किसमें होगा बच्चों? पतंगे और मच्छर में। पतंग नहीं लिखा है, पतंगे लिखा है। पतंगे और मच्छर में। चलो भाई बहुत सारे पतंग लगाएंगे। लिखा फील पाँव का फैलाने वाला रोग है बच्चों। आपने गांव में देखा होगा बहुत सारे लोगों के पैर इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, हाथी के जैसा। देखा होगा, इसे बोलते हैं फाइलेरिया बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे? फाइलेरिया। और जो फाइलेरिया होता है बच्चों मच्छर काटने से होता है। और आपको पता है कि हमेशा मच्छर कौन सा काटेगा? मेल फीमेल? फीमेल ही चूसती है, तो फीमेल काटेगी क्यूलेक्स। कौन करेगा भाई? क्यूलेक्स। और किसकी वजह से होता है भैया? प्लेटिहेल्मिंथेस की वजह से। प्लेटिहेल्मिंथेस बच्चों किसकी वजह से होगा भैया? मच्छर। और उसके मच्छर का नाम बच्चों क्या होगा? क्यूलेक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इसे बोलते हैं हाथी पाँव, पैर बिल्कुल मोटे जैसे हो जाना, गद्दीदार। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा, क्यूलेक्स मादा। चलो अगली सवाल होता है, अगला सवाल यह काकरोच की देखभाल कैसी होती भाई? कैसी होगी भाई? तो काकरोच की देखभाल हीमोसील होगी। कैसी होगी भैया? हीमोसील। कैसी होगी भाई? हीमोसील। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल घर में बैठे होंगे, बिल्कुल क्या बिल्कुल चल रहा है। नहीं भैया बिल्कुल आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान चीजें। काकरोच की देखभाल भैया कैसी होती है? हीमोसील। याद करके जाओ भाई, हीमोसील। अच्छा सिलेंट्रॉन किसमें होगा भैया? हाइड्रा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रॉन होगा सिलेंट्रेटा। सीलोम भैया किसमें होगा? ट्रू सीलोम। ये पाया था कॉर्डेटा में। हम लोग भैया ट्रू वाले हैं, सत्य वाले हैं, असत्य वाले नहीं। तभी लोग ट्रस्ट करते हैं, सत्य वाले हैं, सत्य सीलोम वाले। ठीक है, तो सिलेंट्रॉन हो जाएगा भैया आगे। अगला सवाल। चलो अगला सवाल बताओ क्या है भैया? काकरोच के वक्ष में खंडों की संख्या क्या होती है भाई? देखो जरा, अगर मैंने यहाँ लिख दिया भैया काकरोच, क्या लिखा भाई? काकरोच मैंने लिख दिया यहाँ पे। और काकरोच मैंने बच्चों क्या बना दिया यहाँ पे? 3 भाग, ऐसे करके 3 भाग। हमने बता दिया इसके शरीर में टोटल कितने खंड होंगे बच्चों? 20 खंड। काकरोच के शरीर में टोटल 20 खंड होते हैं। देखो भाई, 6 होगा हेड में, 3 होगा किसमें भैया? थोरैक्स में। और 11 होगा भैया किसमें? एब्डोमेन में। ठीक भाई, देखा यहाँ पे काकरोच के वक्ष भागों में। अच्छा वक्ष पूछा गया है, यहाँ पे सिर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसे क्या बोलेंगे? वक्ष। और इसे भाई क्या बोलेंगे? उदर। क्या बोलेंगे? उदर। देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? वक्ष में कितना हो जाएगा भाई? 3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। कितना होगा भाई? 3। पर आपसे सवाल पूछ ले कि उदर में कितना होगा भाई? 11। और आपसे सवाल पूछ ले कि हेड में कितना होगा भाई? 6। टोटल पूछ ले कितना हो जाएगा? 20। आप समझ सकते हो कैसे सवाल आप करेंगे। यहाँ पे काकरोच के वक्ष में खंडों की संख्या पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। 11 होगा उदर में, 3 होगा वक्ष में, 6 होगा सिर में। 6 3 11, 6 3 11, 6 3 11, 6 3 11। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं भैया, 3 6 11 पढ़ते हैं। हम तो ऐसे पढ़ते हैं 6 3 11, 6 3 11 ऐसे पढ़ी, क्या हो जाएगा आंसर आपका? क्या हो जाएगा भाई? चलो अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा भाई? भैया कॉन्ग्लोब्लेट ग्रंथ किसके जन्म पाई? जबरदस्त सवाल भाई। अब देखो यहाँ पे ग्लैंड के बारे में थोड़ा देख लें, और मैं ग्लैंड के बारे में बताऊँ भैया, ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे मेल के बारे में बताऊँ, मेल काकरोच, तो मेल काकरोच पहला होता है मशरूम ग्लैंड। क्या होगा भैया? मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड भैया क्या बोलेंगे इसको? इसी का दूसरा मतलब बच्चों यूट्रिकुलर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? यूट्रिकुलर ग्लैंड। सब हिंदी में आप देख सकते भैया, यूट्रिकुलर ग्लैंड पहली ग्लैंड हो गई। दूसरा ग्लैंड भैया क्या होगा? पहला। इसी का दूसरा नाम दूसरा भैया क्या? फैलिक, या इसे बोलेंगे कॉन्ग्लोबेट, इसे बोलेंगे कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। एक सवाल आपका ग्लैंड से आएगा, या इसी को भैया क्या बोलेंगे? फैलिक। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फैलिक ग्लैंड। याद करो भैया, फैलिक ग्लैंड। ये भी किसे पाया जाएगा? मेल में। ये दोनों के दोनों मेल में पाए जाते हैं। मशरूम बोलो, चाहे यूट्रिकुलर बोलो, चाहे कॉन्ग्लोबेट बोलो, चाहे फैलिक बोलो, ये दोनों के दोनों किसे पाए जाएंगे? नर काकरोच में। आंसर आपका हो गया नर काकरोच। मादा में आपको केवल एक ग्लैंड पाई, जिसका नाम होता है कोलेट्रियल ग्लैंड। क्या नाम होगा भाई? कोलेट्रियल। क्या नाम होगा? कोलेट्रियल ग्लैंड पाई जाती है मादा में, केवल एक ग्लैंड होती है, जिसका नाम होता है भाई कोलेट्रियल ग्लैंड। याद करके जाओ भाई, मादा में कौन सी होगी? कोलेट्रियल ग्लैंड। नर में कितना होगा भाई? मैंने बता दिया, नर में मशरूम को बोलेंगे यूट्रिकुलर ग्लैंड, या कॉन्ग्लोबेट को बोलेंगे फैलिक ग्लैंड। याद करके जाओ पूरी तरह से, नोट करो भाई जल्दी से।
मादा में होगा कोलेक्ट्रियल ग्लैंड। तो पहला सवाल, ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक लैंगिक दूरता पाई जाती है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इसको बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये होता है कि आप दूर से इसको देखिए और पहचान लीजिए कि कौन मेल है कौन फीमेल। आप दूर से देखिए पहचान लीजिए, इसका मतलब होता है लैंगिक दूरता, जिसको आप बिल्कुल आसानी से क्लैरिफाई कर पाएंगे, मेल है या फीमेल। तो यहाँ पे क्या होगा? काक्रोच। केंचुआ भैया कैसा होता है? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होता है, इसको आप पहचान नहीं पाओगे, किन्नर कहाँ पे है, मादा कहाँ पे। हाइड्रा भी कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। अमीबा को तो कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है, इसको किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है, आप खाओ मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काक्रोच भैया मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी के होते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। आंसर आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो लैंगिक दूरता आपको काक्रोच में देखने को मिलती है। तो भाई अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है। चलो भाई अगला सवाल, देखा काक्रोच तथा अन्य कीटों के संयुक्त नेत्रों में जो रचनात्मक इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, क्या बोलेंगे? रेटिनल कोशिकाएं, ओमेटिडिया, शंकु, रैबडोम। क्या बोलेंगे? रैबडोम। भैया आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओमेटिडिया। ये मैंने कल बताया इसके बारे में, ओमेटिडिया। ये फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी इंसेक्ट के आइज में, ठीक भैया। तो किस देखा काक्रोच तथा अन्य कीटों के संयुक्त नेत्र में, ध्यान समझ लीजिए कि रचनात्मक इकाई का नाम क्या है? ओमेटिडिया। सबसे खास बात, काक्रोच में जो इमेज बनती है आंखों में, एक पोजीशन इमेज बनती है काक्रोच में। अगर इंसेक्ट में पूछ दिया जाए बाकी अदर इंसेक्ट में काक्रोच को छोड़ करके, तो बच्चों उसमें कैसा होता है भैया? सुपर पोजीशन इमेज बनती है, सुपर पोजीशन इमेज। काक्रोच में ए पोजीशन और बाकी अदर इंसेक्ट में सुपर पोजीशन, या ए पोजीशन को हम लोग मोजैक विजन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोजैक विजन भी बोला जाता है, याद करके जाओ भाई। चलो अगला सवाल, देखो बच्चों, काक्रोच के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है भैया? हमेशा हृदय कितना होता है भाई? हृदय तो होगा एक, हमेशा सबके पास हृदय एक ही होता है, लेकिन केवल केंचुआ ऐसा होता है जिसके पास 4 जोड़ी हृदय हैं, 8 होता है। मतलब कितना बड़ा दिल है उसका, सोच लो, 8 है उसके पास, 4 जोड़ी, इधर तो एक ही जोड़ी, बिल्कुल ठीक है। चलो यानी का हृदय में कक्षों की संख्या भैया कितनी है? हृदय तो एक है, लेकिन उसमें कक्ष कितने भैया? 13। कितने भैया? 13, 1 ढाई 3 का 13 होता है भैया। आंसर आपका पहला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। काक्रोच में हृदय की कक्षों की संख्या 13। हृदय तो एक होता है, हृदय एक होता है, ठीक है, क्योंकि नर और मादा बिल्कुल अलग अलग बॉडी पे हैं। अगर एक ही पे होते तो हो सकता है 4-5 हो जाते, लेकिन अलग अलग बॉडी पर हैं, इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। चलो भाई अगला सवाल, देखो जो किसमें हीमोग्लोबिन लाल रुधिर नहीं होता? किसमें हीमोग्लोबिन युक्त लाल रुधिर नहीं होता भाई? तो बिल्कुल सबसे चिल्ला चिल्ला के आंसर बोला भैया, कौन सा वाला? डी वाला, डी वाला। केंचुआ में होता था, सांप में होता है, बत्तख एक पक्षी होता है, खरगोश एक मैमल से होता है, केवल सी वाले में नहीं होगा। ठीक भाई, चलो अगला सवाल, ठीक है बच्चों, काक्रोच में एलरी मसल, हमने बताया था भैया एलरी मसल कहाँ पाई जाती है भैया? काक्रोच के हृदय में पाई जाती है एलरी मसल। कौन होगी भैया? एलरी मसल। तो काक्रोच के हृदय में पाई जाती है उसके हार्ट में, उसके हृदय में कौन सी मसल होती है? एलरी मसल होती है, उसके हृदय में भैया कैसे होगा? एलरी मसल। अच्छा एक बात और याद कर लें, जो फैट बॉडी होती है, फैट बॉडी या पोटेशियम यूरेट, नाम याद करो जो मैं बोल रहा हूँ, फैट बॉडी, पोटेशियम यूरेट, ये सारे के सारे बच्चों काक्रोच में पाए जाते हैं। काक्रोच में उत्सर्जन कराने का काम करते हैं। बसाका, जिसको फैट बॉडी बोलते हैं बसाका है, या यूरेट या पोटेशियम यूरेट बोलते हैं भाई, ठीक है। चलो भैया अगला सवाल, ठीक है बच्चों, काक्रोच में ऊथिका, यहाँ होगा भैया ऊथिका, जो अंडा बनाने का काम करता है। काक्रोच में ऊथिका का श्रावण कौन करवाता है? जल्दी बताओ, इसका आंसर कौन देगा? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? जो दे देगा वही सिकंदर कहलाएगा। बताओ भाई, काक्रोच में ऊथिका का श्रावण करवाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? बताओ भाई, आंसर क्या होगा आपका? सेकंड हो जाएगा। ये केवल किसमें पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। जिसमें भाई फीमेल में पाई जाती है। बाकी हमने बताया इसका 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 ये तीनों के तीनों भैया किसमें होते हैं? ये तीनों के तीनों किसमें होंगे भाई? मेल में होते हैं, नर में पाए जाते हैं। नर वाले काक्रोच में ये तीनों पाए जाएंगे। चलो अगला सवाल, ठीक है बच्चों, काक्रोच की आहार नाल में किस भाग में भोजन को पीसा जाता है भैया? पेसड़ी में। इसमें भाई पेसड़ी में पीसा जाता है। गीजार्ड जिसको बोलते हैं, गीजार्ड, गीजार्ड जिसको बोलते हैं, पेसड़ी बोला जाता है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, देखा काक्रोच में श्वसन हेतु कितनी जोड़ी श्वसन रंध्र, जिसको भैया क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल। क्या बोलेंगे? स्पाइरिकल्स बोला जाता है, स्पाइरिकल्स बोला जाता है। भैया कितने होते हैं? 10 होते हैं, 10 जोड़ी, 10 पेयर होते हैं, 10 जोड़ी या टोटल 20 पाए जाते हैं। 10 जोड़ी टोटल 20। आंसर आपका सी हो गया। तो अगला सवाल, देखा काक्रोच के एक अंडाशय में अंडकों की संख्या कितनी होती है? एक पूछा बच्चों, एक अंडाशय जो होता है उसमें उसकी संख्या कितनी होती है भैया? एक में होता है 8। एक में कितना होगा भैया?
8 होगा, एक में 8, तो दूसरा यहाँ पे बना दो, इसमें कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में कितना होगा भैया 8। काकरोच के एक अंडा से पूछा है, एक अंडा से में कितना होगा भैया, तो 8 होगा। अगर सीधे पूछे काकरोच में कितने अंडे बनते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 16। यहाँ पूछा एक पूछा एक में कितना बनेगा भाई 8 बनेगा, ये दे सकते भाई। चलो अगला सवाल देखा, तथा अन्य कीटों का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है भैया, हमने बताया था क्या भैया, यूरिक अम्ल। क्या होता है बच्चों, यूरिक एसिड होता है। क्या होगा, यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं यूरिकोटेली। क्या बोलेंगे, यूरिकोटेली बोला जाता है। चलो अगला सवाल। और भैया काकरोच के प्रथम जोड़ी के पंख लगे होते हैं, प्रथम जोड़ी। बच्चों इसमें जो थोरैक्स होता है ना, थोरैक्स जिसको हम बोलते हैं थोरैक्स, यहाँ याद कर लें, इसको बोलते हैं थोरैक्स। और ये थोरैक्स कितने भाग बड़ा होता है, 3। पहला होता है बच्चों प्रोथोरैक्स, इसको क्या बोलेंगे, प्रोथोरैक्स बोलेंगे। दूसरा बच्चों होता है इसको बोलते हैं मीजोथोरैक्स, क्या बोलेंगे, मीजोथोरैक्स। और तीसरा बच्चों होता है इसको बोलते हैं मेटाथोरैक्स, याद करो भैया मेटाथोरैक्स, इसको बोलेंगे प्रोथोरैक्स, इसको बोलेंगे मीजोथोरैक्स, इसको बोलेंगे मेटाथोरैक्स। यहाँ क्या भैया, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। बच्चों याद करें प्रोथोरैक्स पर कभी भी कोई पंख नहीं पाया जाता। काकरोच में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख, मतलब टोटल 4। बच्चों 2 किस पर, 2 होंगे किस पर, मीजोथोरैक्स पर, और 2 किस पर होंगे, मेटाथोरैक्स पर। याद करो भैया 2 जोड़ी, सॉरी 1 जोड़ी पाया जाएगा मीजोथोरैक्स पर, 1 जोड़ी मेटाथोरैक्स, मतलब 1 पेयर इस पर पाया जाएगा और 1 पेयर इस पर पाया जाएगा, 1 पेयर। याद करो भैया टोटल 2 जोड़ी पाए जाते हैं काकरोच में पंख, लेकिन 1 जोड़ी मीजोथोरैक्स, 1 जोड़ी मेटाथोरैक्स। कभी प्रोथोरैक्स पर कोई भी पंख नहीं पाया जाता। चलो भैया अगला सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो तो नर मच्छर हमारी त्वचा को नहीं बेच सकता, क्योंकि इसमें नहीं होता भाई, उसमें कभी भी मैंडिबल नहीं पाया जाता, मैंडिबल्स कंप्लीटली एब्सेंट होता है। मैंडिबल कंप्लीटली क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से नर वाला नहीं काट पाता, मादा के अंदर पाया जाता, मादा काटता है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल क्या है नेक्स्ट। देखो तो काकरोच की लार ग्रंथि में उपस्थित एंजाइम का नाम क्या है। लार ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, सैलावरी ग्लैंड। क्या पूछा बच्चों, सैलावरी ग्लैंड पूछा गया है। क्या बोला गया है, सैलावरी ग्लैंड। बच्चों सैलावरी ग्लैंड क्यों, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, एमाइलेज। क्या होगा बच्चों, एमाइलेज, सैलावरी एमाइलेज आता है। केवल सैलावरी एमाइलेज इसके लार में पाया जाता है, बाकी एंजाइम तो सारे पाए जाते हैं। पेप्सिन भी होगा, ट्रिप्सिन भी होगा। एंजाइम तो सारे होंगे, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है उसकी लार में कौन सा पाया जाएगा, तो लार में बच्चों केवल एक एंजाइम पाया जाएगा, कौन सा, एमाइलेज, सैलावरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है, एमाइलेज। ठीक भाई, एमाइलेज बोला जाता है। चलो चौथा सवाल। देखो तो रेडोम किसकी आंख में पाया जाता है, मैंने बताया रेडोम केवल इंसेक्ट की आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। क्या होगा भैया, काकरोच में पाया जाएगा। इसमें काकरोच एक प्रकार का भैया क्या है, इंसेक्ट, ये केवल इंसेक्ट की आंख में पाया जाता है, ये बात समझ लें, केवल इंसेक्ट की आंख में पाया जाता है ये रेडोम। चलो अगला सवाल। देखा बच्चों कीटों में कायांतरण लिखा है, कीटों में कायांतरण किसके नियंत्रित होता है, मैंने बताया था इक्डाइसोम। क्या बोला था, इक्डाइसोम, कल मैंने बताया था इसको पूरा एक चीज। इक्डाइसोम नाम का हार्मोन इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो आंसर आपका क्या होगा भैया, ए हो गया। कीटों में कायांतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है, इक्डाइसोम। चलो अगला सवाल। देखो जो घरेलू मक्खी की एक संयुक्त मित्र में ओमेटिडिया की संख्या कितनी होती है, हमने बताया था एक भैया कितना होता है, 4000। एक में कितना होगा भैया, 4000। तो दोनों में कितना हो जाएगा भैया, दो में भी कितना हो जाएगा भैया, 4000। टोटल कितना हो गया, 8000। कितना हो गया भैया, 8000। तो यहाँ पूछा गया एक संयुक्त नेत्र में कितना होगा भैया, 4000। 4000 पाया जाएगा भाई। आंसर आपका क्या हो गया, डी। तो अगला सवाल। देखो जो ब्लाटा ओरिएंटलिस में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अभी मैंने बताया कि जो पैरीडेटा अमेरिकाना होता है उसमें 34 होते हैं, लेकिन ब्लाटा ओरिएंटलिस में 48 होता है भाई। इसको मैंने आपको लिखवाया, याद करिएगा जो पुराने वाले बच्चे हैं, 48। ब्लाटा ओरिएंटलिस में 48, पैरीडेटा अमेरिकाना में 34। 34 का डबल कर दे 48 हो जाएगा भाई, 34 डबल नहीं, मतलब याद करिएगा तरीका बता रहा हूँ, 34 इसमें तो 48 उसमें। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल। देखा यहाँ पे क्यूलेक्स मच्छर किस रोग को फैलाता है, क्यूलेक्स मैंने बताया अभी, क्यूलेक्स हमेशा क्या फैलाता है, फाइलेरिया। क्या फैलाएगा, फाइलेरिया। इसको एलिफैंटियासिस बोलते हैं, इसको हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। चलो अगला सवाल। देखो जो काकरोच के पादों में सबसे छोटा क्या होता है, तो जो आपको पता है जो लेग होता है, लेग जो काकरोच का लेग होता था उसको भैया क्या बोलते थे, उसको पोडोमियर बोलते थे। क्या बोलेंगे, पोडोमियर। क्या बोलेंगे, पोडोमियर। इसके कितने भाग होते थे बच्चों, 5। सबसे छोटा भैया कौन होता है, ट्रोकेंटर। सबसे छोटा कौन होता है, ट्रोकेंटर। सबसे छोटा क्या होगा भाई, ट्रोकेंटर। चलो अगला सवाल। देखो जो काकरोच में कितनी एलरी मसल पाई जाती है बच्चों, याद कर लें। ये जो एलरी मसल होती है कहाँ पाई जाती है, हृदय में। कहाँ पाई जाएगी बच्चों, हृदय में। और इसकी जोड़ी कितनी होती है, 13 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है, 13 जोड़ी पाई जाती है। 13 चैम्बर में एक जोड़ी पाई जाती है, 13 जोड़ी पाई जाती है।
चलो भाई अगला सवाल। देखो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण काकरोच का नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा लक्षण जिसमें काकरोच में नहीं पाया था बच्चों? याद तो भैया अल्प विकसित पंख, ये भैया काकरोच में नहीं होता भैया, ये विकसित पंख होता पूरी तरह से, 2 जोड़ी पंख होते हैं उसमें। पहला होता है मीजोथोरैक्स पर और दूसरा होता है मेटाथोरैक्स पर। वो कौन बनता है? तेरा का चीज होता है, सही है। खंडित तो दे दूंगा तो बिल्कुल सही है। आंसर आपका तीसरा गलत हो जाएगा। कौन सा लक्षण नहीं पूछा है? कौन सा लक्षण नहीं होता भाई? तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, थर्ड वाला। चलो अगला सवाल। देखो तो डेंगू ज्वर किसकी वजह से होता है भैया? तो मैंने बताया जो डेंगू होता है किसकी वजह से होता है? एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, एडीज एजिप्टाई। ठीक भाई। एनाफिलिस से भैया क्या हो जाएगा? मलेरिया। क्या हो जाएगा? एनाफिलिस से क्या हो जाएगा भैया? मलेरिया। और हमने बताया ट्रिपैनोसोमा से भैया क्या किसकी वजह से? सीसी, सीसी मक्खी। क्या होता है भैया? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, अनिद्रा रोग। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल। देखो बच्चों कोलेट्रल ग्रंथि किसमें पाई जाती है? मैंने बताया था किसमें भैया? मादा काकरोच में होता है कोलेट्रल ग्रंथि। किसमें होगा भाई? मादा काकरोच में पाई जाती है, कोलेट्रल ग्रंथि पाई जाती है, मादा काकरोच में पाई जाती है। चलो अगला सवाल खत्म। आज का अंतिम सवाल था, ये खत्म हो गया। ठीक है भाई। अब जो कल की क्लास होगी, जो कल की क्लास भाई, कल मैंने आपको बताया दिया क्या पढ़ाया जाएगा, बाकी आप उसको पढ़ के आइए, रट के आइए। ठीक है, और क्लास आप प्रॉपर करिए। कल हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, उसमें 2 चैप्टर होंगे, 2 कंबाइन करके कराएंगे। ठीक है, तभी हो पाएगा। बस आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी इस वीडियो को बार बार आप देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है भाई। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, और सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो उस दिन हम लोगों ने 2 नियम पढ़ चुके थे। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्य अवनाशता का नियम पढ़ा था, और एक हम लोगों ने स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था। तो ये चैप्टर हम लोगों का सेकंड है। और प्यारे बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए। और इसमें एक लड़का शिवम सिंह यादव है, वो भैया उसको मैंने ऐसा कौन सा बता दिया था कि वो डिमोटिवेट हो रहा हमारी बात से। मैंने ऐसा उसको क्या, वो हमें थोड़ा कमेंट करके जरूर बताए कि मैंने ऐसा उसको क्या बता दिया कि मेरी बातों से वो डिमोटिवेट हो रहा है। अगर आ गया हो लाइव तो जरूर कमेंट करें हमें, क्या उसको ऐसा मैंने गलत बता दिया, क्या उसके मैंने नेगेटिव बोल दिया कि वो मेरी बातों से डिमोटिवेट हो रहा है। जल्दी से आ जाए बेटा। अगर शिवम यादव आए तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। क्योंकि उस पिछले वाली क्लास में उसने लिखा था कि माथुर की सर की क्लास से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो मैंने उसके बारे में क्या निगेटिव बोल दिया है, क्या मैंने कहा कि आप नहीं कर पाओगे, या क्या मैंने गलत पढ़ा दिया, तो वो जरूर कमेंट करके जरूर इस बात को मुझे बताएं। हम भी तो सोचें कि हम कहाँ माइनस हैं, क्या मेरी गलती है। ठीक है, तो प्यार